अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। अफसोसनाक खबर डेरा इस्माइल खान से हमें आज सुबह देखने को मिली और वो ख़बर थी सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों के हमले से मुतल्लिक। इस हमले में इतलात के मुताबिक 23 एहलकार पाकिस्तान के जान से गए, विच इज़ अ ह्यूज लॉस। और इस सारी वेव जो कि टेररिज्म की रही है पाकिस्तान में, इसको दोबारा से सर उठाते देखकर तशवीश पैदा ये हो रही है कि किस तरह से अमन व अमान की सूरत हाल को बहाल रखना पड़ेगा। साथ साथ 11 और 12 दिसंबर की दरमियानी शब को जो डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन किए गए, ISPR के मुताबिक तकरीबन 27 दहशत गर्दों की हलाकत की खबर भी इसमें सामने आई। और ये इसी वेव का एक एपिसोड है जो कि पहले भी सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करती रही है। और अब डेरा इस्माइल खान में इस नौयत की ये ख़बर का सामने आना, इसके क्या इम्प्लिकेशंस होंगे पाकिस्तान की सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के ऊपर, इसको आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अगर इलेक्शन की गुफ्तगू करें तो तहरीक इंसाफ के ऊपर सवालिया निशान रहा है, अब भी है। उसकी वजह यह है कि पार्टी किस निशान से इलेक्शन में जाएगी। आया इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कबूल किया जाएगा या नहीं, या फिर जो बानी रुकन हैं तहरीक इंसाफ के अकबर असबाबर, उनकी तरफ से जो कानूनी जंग लड़ने का ऐलान किया गया वो कितनी कारगर साबित होती है उनकी कॉज के लिए और तहरीक इंसाफ को कितना डैमेज कर सकती है, इसी पर सवालिया निशान बरकरार है। और इसी हवाले से आज बैरिस्टर अली ज़फ़र ने इलेक्शन कमीशन में रिमार्क्स भी दिए, आर्ग्यूमेंट्स भी किए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से तासुर यही सामने आता रहा कि ये जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात आपने 5 साल की ताख़ीर से करवाए हैं, मालूम यही होता है कि इसमें इर्रेगुलरिटीज़ हैं और इसको कबूल करना मुश्किल है। तो एक आम तासुर ये मिल रहा है कि शायद इलेक्शन कमीशन इन इंतखाबात के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला सुना दे। उसकी वजह यह है कि रिमार्क्स यही बताते हैं कि ये जो मामलात हैं ये तहरीक इंसाफ की फेवर में जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन साथ साथ सबसे बड़ी जो आज की डेवलपमेंट रही वो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से है और ये अल अज़ीज़िया रेफरेंस के फ़ैसले से मुतल्लिक है। एक और फ़ैसला इससे पहले आपको मालूम है एवन फील्ड केस के हवाले से आया, जिसमें 11 साल की उनको सज़ा सुनाई गई थी। उस पर उनकी बरियत अब से कुछ रोज़ पहले सामने आई थी और आज हमने देखा कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस, जिसमें 24 दिसंबर 2018 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत की तरफ से तकरीबन 7 साल कैद की सज़ा और जुर्माने की सज़ा मिली थी, इस पर आज नवाज़ शरीफ साहब की बरियत हो गई। और सवाल यही उठा कि 2018 के नवाज़ शरीफ जो कि अनएक्सेप्टेबल थे, जो कि सियासी सिस्टम का हिस्सा नहीं थे और जो पाकिस्तान को छोड़कर भी गए क्योंकि उनके बकौल, उनकी पार्टी के बकौल उनको जाना पड़ा, आज उनकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या हो चुकी है, क्या पै दर पे जो उनके केसेस इसमें एक्विटल हो रही है, ये नवाज़ शरीफ साहब की एक्सेप्टेंस और उनकी कबूलियत की नवीद सुनाते हैं। इसी से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और हमारे साथ आसमा शराजी साहिबा मौजूद हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार है। बहुत बहुत शुक्रिया आसमा आपके वक्त का। आज बड़ी ख़बर जो सुनने को मिली वो अल अज़ीज़िया रेफरेंस से मुतल्लिक है। इससे पहले भी नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से हमने देखा एवन फील्ड में 11 साल कैद की सज़ा, उसमें एक्विटल हुआ। आज अल अज़ीज़िया में बरियत हो गई। क्या तसव्वुर करें कि सज़ाएँ गलत थीं या अब आकर उनकी एक्सेप्टेंस, उनकी कबूलियत बढ़ चुकी है? जी बहुत शुक्रिया मुजम्मिल, और आपको नया प्रोग्राम शुरू करने पे भी मुबारकबाद। लेकिन जो आपका सवाल है ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि ये जब मुकदमे बने थे तो वो मुकदमे दुरुस्त थे या अब जो सजाएं खत्म हुई हैं तो ये फैसले दुरुस्त हैं। असल में तो पाकिस्तान का अलमिया ये है कि जिस तरह से जो पावर कॉरिडोर्स हैं या इस्टेब्लिशमेंट्स जिस तरह से हालात के मुताबिक फैसले करती हैं, डे टू डे मैटर्स के तौर पे पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की मुमलिकत को जिस तरह से लिया जाता है, तो वो ये उसी तरह की एक एग्जांपल है कि जिस तरह से उस दौर में एक और सेटअप बनाने के लिए जो है वो सियासतदानों की बलि चढ़ रही थी, या जिस तरह से नवाज शरीफ साहब के ऊपर मुकदमात बनाए जा रहे थे, अंधाधुंध मुकदमात थे। आप देखें कि इस केस के अंदर जिसमें आज बरियत हुई है, अरबों रुपए की इसके अंदर जुर्माने की सजा थी, इसके अंदर कोई तकरीबन 7 साल की कैद थी और बहुत, यानी कि ऐसा फैसला था जो कि इससे पहले एक वजीर आजम के तौर पे कम वज़राए आजम जो है यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो ज़ाहिर फांसी पे चढ़ा दिया गया, लेकिन इस तरह की सजा हमें देखने को नहीं मिली थी। तो ये एक अलमिया था और अलमिया है पाकिस्तान की सियासत का। तब वो थे
और आज कोई और है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कब तक ज़ाहिर चलता रहेगा, ये एक बहुत अहम सवाल है। और दूसरी बात ये है कि इस केस के ऊपर भी और एवनफील्ड के ऊपर भी जो मरियम नवाज साहिबा के ऊपर फैसला हुआ था, उस वक्त भी मुझे याद है कि अदालत ने कोई 7-8 सवाल पूछे थे नैब से, और उस वक्त इमरान खान साहब का दौर था, उस वक्त भी उनके पास जवाब मौजूद नहीं थे और वो जवाब नहीं दिए थे नैब ने। उसके बाद फिर आप देखें कि हालात बदल गए। तो ये अनफॉर्चुनेटली इंसाफ के लिए भी हालात का साजगार होना बहुत जरूरी होता है। इंसाफ भी तब मिलता है जबकि हालात साजगार होते हैं, अदरवाइज इसी तरह से जो मामलात हैं वो चलते रहते हैं, सदी सालों गुजर जाते हैं और इंसाफ लोगों को नहीं। आसमा, आपने अपने ये कॉलम में जिक्र किया था इन्फ्लुएंसर कल्चर का। क्या तहरीक इंसाफ के इन्फ्लुएंसर्स जो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी डोमिनेट करते हैं, वो ये परसेप्शन को रिवर्स होने देंगे कि नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों या ये दो पार्टीज़ हों, इनमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसके अलावा इसमें जितने भी अफराद शामिल हैं वो डिसऑनेस्ट हैं? आपको लगता है इन केसेस के फैसलों का रिवर्सल नून लीग के बयानिए को तकवीयत दे सकता है? देखिए, इस वक्त तो जो रिवर्सल है वो नून लीग के बयानिए के मुखालिफ जो है, चूंकि आपने इन्फ्लुएंसर्स की बात की है जो कि सच नहीं कहते बल्कि सच का हुलिया बिगाड़ के उसको पेश करते हैं, तो वो तो बिल्कुल हर तरीके से इंसाफ को उसी पैराए में देखेंगे। मसलन आपने देखा कि मुअज़्ज़ज़ जजों के खिलाफ इस वक्त जो कैंपेन चल रही है, क्या इसका ताल्लुक इस चीज से है कि जज जो है वो गलत फैसले कर रहे हैं? नहीं, ये दबाव बढ़ाया जा रहा है कि जजेस जो है उनके मुताबिक फैसले करें। मेरे नजदीक मुजम्मिल एक नई इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर जो है वो जन्म ले चुकी है सोशल मीडिया के इस सूरत में, और सोशल मीडिया के अंदर भी उन लोगों के हाथों में हथियार है जो कि उसको इस्तेमाल करना अपनी फेवर में सिर्फ जानते हैं। उनके लिए जमहूरियत, आइन, कानून, इंसाफ की बालादस्ती, ये सब कुछ जो है ये उनके लिए मैटर जो करता है सिर्फ उनको फायदा देने के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो इस वक्त जो हुलिया सच का बिगाड़ा गया है, इसके लिए बहुत मेहनत की गई है, इसके लिए नर्सरियां लगाई गई हैं। मतलब जितने भी फैसलों में बरियत हो जाए, the perception is going to stay there, ये कह रही हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ये परसेप्शन तो इसके लिए तो सियासी जमातों को काम करना चाहिए। पीएमएलएन का मसला होना चाहिए कि अगर इंसाफ मिला है और सही बुनियादों पे मिला है तो वो उसको लोगों तक पहुंचा कैसे रहे हैं? क्या उसको इसको एक डील की सूरत में पहुंचा रहे हैं? तो इस सूरत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, बहुत कमजोर है और उनका कोई होमवर्क नहीं है। वो सोशल मीडिया को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल नहीं करना जानते, जबकि उनके जो मुखालिफिन है वो सिर्फ और सिर्फ एक हथियार को इस भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं मुजम्मिल, कि इस वक्त लगता है परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक सियासी जमात है और वो ये परसेप्शन बनाए चले जा रहे हैं, जबकि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो हम सिर्फ इसको हम खाली खुली जो जमीनी हकायक के बगैर हम उसको देख रहे हैं, जो कि हवा में है, जो कि एक बॉट्स की सूरत में है, जो कि जाली तरीके से है। तो मेरा ख्याल है कि ये इसका असल जो कसूर है वो पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों को है, जिन्होंने इसको भरपूर तरीके से इसको इस्तेमाल मतलब नैरेटिव की वॉर में वो पीछे रह गए हैं। बेशक जरदारी साहब का जो इंटरव्यू आपने भी किया, खबरों की जीनत रहा, उसमें एक बात उन्होंने की कि 8-10 दिन ताखीर अगर हो जाए इलेक्शन में तो कोई बड़ी बात नहीं है। अमीर मुकाम साहब जो नून लीग से ताल्लुक रखते हैं वो कह रहे हैं बर्फबारी हो जाएगी, ताखीर कर देनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी यही बात कर रहे हैं कि इंतखाबात के लिए माहौल साजगार नहीं है। किस तरफ जाती हुई चीज़ें दिखाई दे रही हैं? क्या ये इशारे हैं कि डिले हो सकता है इलेक्शन में? देखिए, ये बिल्कुल आज मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी हमने बात की है और उन्होंने तो बहुत एक खौफनाक, और वो खौफनाक पिक्चर इसलिए वो सामने रख रहे हैं क्योंकि डेरा इस्माइल खान में आज जो हुआ है या गुज़िश्ता 3 दिनों से आप देख रहे हैं, बल्कि बहुत दिनों से, और उनका ये कहना है कि उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड वहां पे मौजूद नहीं है। उनका ये कहना है कि वो महफूज नहीं है। उनका ये कहना है कि महफूज कोई और है, लेवल प्लेइंग फील्ड खैबर पख्तूनख्वा में किसी और के पास। और उनका इशारा बाजोड़ में जो उनकी रैली थी उसके ऊपर, या बलूचिस्तान में उनके जो ईद मिलादुन नबी के जुलूस के ऊपर जो हमला हुआ उसके ऊपर है। और वो इस मामले के ऊपर वो समझते हैं कि जब तक उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड तब मिलेगी जब एक सिक्योर एनवायरनमेंट मिलेगी और वो बाहर निकलकर गली कूचे में जाके अपनी कैंपेन कर सकेंगे या अपने उम्मीदवार खड़े कर सकेंगे, या वो अपने पोलिंग बूथ के ऊपर जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो उनका अमला है, उनके उम्मीदवार होंगे, उनको खड़ा कर सकेंगे, नुमाइंदों को खड़ा कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल है उनका ये शिकवा अपनी जगह पे है। और इसी तरह से जरदारी साहब ने जो अफगान वोटर्स की रजिस्ट्रेशन की बात की है, ये मुजम्मिल बहुत अहम इशू है और इसका आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इसको आगे बढ़ाया और उनका ये कहना है कि वो भी ये मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसकी तहकीकात करे। तो इसका मतलब तो ये है
के JUIF हो या PMLN हो या कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो ये सब चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिले, लेकिन उनके लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लेकिन आसमा जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस किया जाता है वो ये है कि इससे स्टेबिलिटी वापस आएगी। अगर ऐसे इंतखाबात हो रहे हैं जिसमें 3 से 4 पार्टियां इलेक्शन से पहले ये कह रही हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है किसी लाडले को लाया जा रहा है, क्या वो रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे? अगर नहीं करेंगे तो स्टेबिलिटी कहां से आएगी? इलेक्शन की एक्सरसाइज तो फ्यूटाइल हो गई इससे। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अगर ये सब मामला तो ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये खदशात हैं, तो फिर इंतखाबात एक एक्सरसाइज होगी, एक मश्क होगी। और आप जानते हैं कि इंतखाबात खाली एक पोलिंग स्टेशन पे लोगों को खड़ा कर देने का अमल नहीं है कि वो वोट डालें। इंतखाबी अमल जब शुरू होता है तो वो पूरे मुल्क को हिला देता है। ये अमल वो पूरे बयानियों को बदल देता है। नए नए बयानिए आते हैं, वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए आते हैं, और वो बहुत सारी चीजें यानी पूरे मुआशरे को हिला के रख देती है जो इंतखाबी कैंपेन होती है। पाकिस्तान जाहिर है उस मरहले में एक बहुत नाजुक मरहले के ऊपर है, बेशक वो खैबर पख्तूनख्वा हो या बाकी मुल्क हो, इवन पंजाब भी हो। सवाल मगर ये है कि क्या इसका हल ये है कि आप आईनी अमल को अवॉइड करें? बिल्कुल नहीं। इंतखाबात को जरूर होना चाहिए और जल्द होना चाहिए। जितनी जल्दी इंतखाबी अमल शुरू होगा, जितनी जल्दी इंतखाबात में लोग जाएंगे, उतने ही जो खतरात है वो कम होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ महीनों के अंदर जो है वो एक माशी स्टेबिलिटी आई है, वो इस्तेहकाम आया है, लेकिन ये इस्तेहकाम इसलिए भी आया है जब से इंतखाबात की तारीख जो है वो दी गई है, उसके बाद से भी ये इंतखाबी ये एक मुल्की इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम आया बिल्कुल है। लेकिन आसमा इसमें एक पैराडॉक्स, एक तजाद नहीं है कि एक तरफ जरदारी साहब भी ये कह रहे हैं, बिलावल साहब भी ये कह रहे हैं कि रायवंड के वजीर आजम को पहले से ही प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग का ओहदा मिल गया है, दूसरी जानिब वो ये कह रहे हैं हम सरप्राइज भी दे देंगे। तो अगर तो सिस्टम बायस्ड है उनके अगेंस्ट, तो सरप्राइज का क्लेम तो फिर सही ना हुआ। इसमें मुजम्मिल एक बड़ी दिलचस्प ऑब्जर्वेशन भी है और खबर भी है। जो कल का इंटरव्यू था उसमें जरदारी साहब ने जो लाडला है वो इमरान खान साहब को करार दिया। उन्होंने कतई तौर पर लाडला जो है वो नवाज शरीफ साहब को करार नहीं दिया, बल्कि जब हमने उनसे पूछा कि आपके साहबजादे कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब लाडले हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी आइडेंटिफाई तो नहीं किया। तो मैं आइडेंटिफाई कर देता हूं कि इमरान खान साहब लाडले हैं। मतलब ये 3P और 4P की लाइन में फर्क है? बिल्कुल लाइन में फर्क है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि जरदारी साहब जो है उनकी किसी लेवल पे मियां नवाज शरीफ के साथ अंडरस्टैंडिंग है बहुत सारे मामलात के ऊपर, लेकिन बिलावल साहब की नहीं है। और वैसे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP और PPP यानी 4P जो है कहा जा रहा है कि उनके अंदर एक नजरियाती इख्तलाफ बहरहाल या जो डे टू डे मैटर्स हैं उनके ऊपर इख्तलाफ जेन्युइन इख्तलाफ है या विकेट के दोनों तरफ खेलना है? ये मेरा ख्याल है कि जेन्युइन है, जिसको कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये जो इख्तलाफात हैं ये इसको कोई सीरियसली या बैड कॉप गुड कॉप नहीं लेना चाहिए। हमने पूछा था ये जरदारी साहब से भी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम समझते हैं और नौजवान है बिलावल, तो उनकी अपनी एक सोच है, उनकी फिक्र है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बैड कॉप या गुड कॉप वाली कोई पॉलिसी हो। तो जेन्युइन जो इख्तलाफात हैं, लेकिन वो इस तरह की नौइयत के नहीं है कि हम कहें कि दो अलग अलग सफ़े हैं, लेकिन उसके तरीक़ाकार के अंदर भी इख्तलाफ। ठीक है, पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो ताल्लुकात हैं इस पे बड़ी चमगोइयाँ की जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ कहते हैं कि नहीं आप देख लें बाप पार्टी भी इस तरफ नहीं आई, IPP भी उनके अगेंस्ट पॉलिटिक्स कर रही है। दोनों में से आपको कौन सा व्यू ठीक लगता है? देखिए मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो पीपल्स पार्टी के लिए एस्टेब्लिशमेंट का और उनका ताल्लुक जो है वो आपको इसी से समझ आना चाहिए कि राव अनवार जो है वो अचानक कैसे बाहर आ गए हैं। और पीपल्स पार्टी के हलकों में भी इस बात के ऊपर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अगर ऐसा है तो फिर ये कैसे। और फिर अब चूंकि पीपल्स पार्टी पंजाब में एक्टिव होगी तो ये भी देखना होगा कि वहां पे क्या सूरत हाल होती है। आज पहला जलसा बिलावल साहब जो है वो वहां पे करेंगे, तो इसका मतलब तो ये है कि पीपल्स पार्टी के लिए जो है वो मामलात वहां पे शायद कोई इतने दुरुस्त नहीं होंगे, इतने अच्छे नहीं होंगे। लेकिन आसमा ये राव अनवार साहब का बाहर आना, जिस तरह से आपने कहा, क्या ये बिलावल भुट्टो साहब के बयानात की रिपरकशन है, उसका रिजल्ट है? देखिए ये मुझे नहीं लगता, लेकिन एक बात तो जरूर है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि जिसके बाद राव अनवार साहब को जो है
बाकायदा लॉन्च किया गया है। वो कि आज बिलावल साहब से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने मैसेज भेजा है कि मियाँ तेरे जानिसार बशीर मेमन और रावनबार, ये उन्होंने नारा लगाया। तो उनके ख्याल में ये सब कुछ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कर रही है, क्योंकि एक मरतबा फिर PMLN जो है वो सिंध में एक्टिव अपने आप को कर रही है। ये असल में दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज की राइवलरीज हैं। अच्छा। और मुझे लगता है कि ये इंतखाबात तक की है। इंतखाबात के बाद जो है वो मामला कुछ और होंगे। और कल जरदारी साहब ने कोई भी ऐसी बात नहीं की जो कि PMLN के खिलाफ हो या नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हो या बिलावल के खिलाफ हो। जी लेकिन ये बताइए कि तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि हमें मार्जिनलाइज किया है, हमें कॉर्नर किया है, हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। पीपल्स पार्टी भी अगर इसी स्टेज पे आ जाती है, आपको लगता है कोई अलायंस फॉर्म करने का इम्कान पैदा हो सकता है पीपल्स पार्टी और PTI में इसके बाद? देखिए, कल तो इस इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जरदारी साहब ने, लेकिन जाहिर है कि जो इमरान खान साहब हैं जब तक वो जेल में है तो बाहर जो भी उनकी इलेक्शन के बाद सूरत हाल होगी उसके ऊपर हम कुछ भी कहना क़ाबिल वक्त है। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान भी और जरदारी साहब भी और जो नवाज शरीफ साहब भी, मुझे ऐसे लगता है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि वो किसी एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग के अंदर जरूर हैं जहां पे उनको इस बात का इदराक है कि इकट्ठे मिलके चलना है आगे। PTI की पॉलिटिक्स कैसी लग रही है? उसकी वजह इलेक्शन कमीशन ने कोई खास पसंद नहीं किया उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को। आपको लगता है बल्ले का निशान छिन सकता है उनसे? देखिए, मेरा ख्याल है कि बल्ले का निशान नहीं छिनेगा, लेकिन जाहिर है कि एक तलवार तो लटक रही है। उसकी वजह यह है कि आपने देखा होगा गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के जलसे भी हो रहे हैं, कन्वेंशंस भी हो रहे हैं, उनकी रैलीज भी हो रही हैं। और काफी हद तक नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी एक जलसों के अलावा जो तहरीक इंसाफ है वो पूरी तरह से मुतहरिक है। और आज मैं बैरिस्टर गौहर साहब को सुन रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास अपने जो कारकुन है या हमारा जो वोटर है उसका डाटा अवेलेबल है। अब ये बहुत ही दिलचस्प बात है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो PDM की हुकूमत के बाद जो इलेक्शन हुआ था उसमें एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वहां पे ज़िमनी इंतखाब के अंदर डिजिटली जो है वो उसको ऑपरेट किया गया था या उसको इस्तेमाल किया गया था। तो अगर बैरिस्टर गौहर साहब की बात को लिया जाए तो ये इलेक्शन इतना आसान दीगर जमातों के लिए भी नहीं होगा। और वो पूरी कैंपेन जो है वो उनको रैलीज की भी जरूरत नहीं है और वो उसी तरह से उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। बल्कि अगर आपको याद हो तो जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उसमें मुझे अच्छे से याद है कि असद उमर साहब ने कहा था कि पंजाब के अंदर हम जो है वो डिजिटली अपनी जो है वो कैंपेन लॉन्च करेंगे, क्योंकि उनके पास वहां पे भी डाटा जो है वो मौजूद है। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ग्राउंड रियलिटीज है वो मुख्तलिफ के अंदर जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ अदवार के अंदर ये सारा तरीका इस्तेमाल करती रही है कि वो मुख्तलिफ चीजों को सामने लेके आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एरियाज हैं वहां पे ना मीडिया की एक्सेस है, ना ही हम ये देख पा रहे हैं कि वहां पे जो वोटिंग पैटर्न होता है वो क्या होता है। और इसको लेकर के जो है वो तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया विंग है या उनके जो सब लोग हैं वो इसको मैनिपुलेट करते हैं और एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं। जबकि पीपल मतलब लोग ये बात करते रहे हैं पहले भी कि इससे पहले जो बंदयाल साहब के अंडर सुप्रीम कोर्ट थी बड़ी पोलराइज थी। कुछ लोगों ने ये भी इल्ज़ाम लगाए कि हम ख्याल जजेस का एक बेंच है, वही बनता है, वही प्रेफर होते हैं। और ये कहा गया कि काजी फायज साहब के आने के बाद थोड़ी स्टेबिलिटी वापस आ सकती है। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वो डीपोलराइज करें सुप्रीम कोर्ट को। कल हमने देखा कि डिवाइड सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से वाज़े दिखाई दी। जस्टिस एजाजुल हसन साहब की जो रिजर्वेशंस थी वो भी आपने देखी। क्या लगता है कि ये पोलराइजेशन इट इज़ स्टिल इन प्लेस, नहीं ये ख़त्म हो सकी अब तक? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि उस हद तक पोलराइजेशन है इस वक्त जितनी के बंदयाल साहब के दौर में थी। जाहिर है कि जो कुछ उनके कुछ हलीफ थे या उनके जो साथी थे वो तो मौजूद हैं और कुछ लोगों के ग्रीवेंसेस भी हैं। मसलन मुजाहिर नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंसेस आ चुके हैं, उनकी जुडिशल काउंसिल के अंदर उनकी बात हो रही है, उनके ऊपर तहकीकात हो रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आसमा शराजी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। उनका कहना यह था कि सुप्रीम कोर्ट में उस लेवल की पोलराइजेशन नहीं है जो कि जस्टिस बंदयाल साहब के अंडर थी। और पीपल्स पार्टी के हवाले से उन्होंने ये कहा कि जरदारी साहब ने इस इम्कान को रूल आउट नहीं किया कि PTI से बात हो सकती है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद जो PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं जिस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से एतराज़ सामने आ रहा है उसको डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। पीटीआई की जो सियासत है उस पर सवालिया निशान इसलिए बरकरार है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया गया है तहरीक इंसाफ की तरफ से, उस पर अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कहा गया है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है हमारी नज़र में ये दुरुस्त नहीं है और इर्रेगुलरिटीज़ की तरफ पॉइंट किया जा रहा है। लेकिन जो बैरिस्टर अली ज़फ़र जो वकील हैं तहरीक इंसाफ के, वो इसके अगेंस्ट आज आर्ग्यू करते हुए दिखाई दिए। और अब सवाल यही है कि आया बल्ले का निशान रिटेन कर पाएगी तहरीक इंसाफ या फिर ये इंतखाब भी मुतनाज़ हो जाएगा। इसी पर हम बात करते हैं। माहिर कानून हैं अहमद पनसोटा साहब ने हमें ज्वाइन किया। अहमद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, इलेक्शन कमीशन में जो डेवलपमेंट हो रही है किस तरह देख रहे हैं उसको? क्योंकि अली ज़फ़र साहब का आर्ग्यूमेंट ये है कि ये कोर्ट नहीं है, इस तरह से यहाँ पर ट्रायल नहीं होना चाहिए। क्या व्यू है आपका आज के इस कमेंट के बाद जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से आया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं है हमारी नज़र में? देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उनकी आईनी जिम्मेदारी है आर्टिकल 218 के तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जितनी पावर्स हैं वो वहां से स्टेम करती है कि आपने पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है। उसके साथ साथ ऑफ कोर्स इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो कानून की एक रिक्वायरमेंट है, इलेक्शन एक्ट की पूरी है। वो एक दफा नहीं 2 दफा पूरी हो चुकी है। अब जब उसको दूसरी दफा पूरी किया गया है उसके अंदर टेक्निकलिटीज निकाल कर उसको कॉल आउट करना और फिर ये कहना कि वो इलेक्शन नहीं है, तो क्या फर्ज करें अगर इसकी गाव में बल्ले का निशान ले लिया जाता है तो क्या ये पाकिस्तान में एक करेक्ट पोजीशन डिपेक्ट करेगी या एक फ्री इलेक्शन हो पाएंगे? क्या पाकिस्तान की लेट से फर्स्ट या सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह कॉर्नर करेंगे? तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की जो ऑब्जेक्शंस हैं, बिल्कुल अली ज़फ़र साहब की बात दुरुस्त है। एक तो वो कोर्ट्स नहीं है अंडर द और इस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद है। दूसरा, जब आप डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट आएंगे तो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं देख सकती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर बेज़ाब्तियां या इर्रेगुलरिटीज जिनको वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो भी अभी तक इस वक्त आई थिंक एलिजिडली मैं उनको कहूंगा, उनकी बेसिस पर अगर एक पॉलिटिकल जमात से उसका निशान ले लेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोपोर्शनेट नहीं होगा टुवर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन देखे ना, सोशल मीडिया का दौर है, अगर नया निशान अनाउंस भी हो जाए वोटर तो समझ जाएगा। एक दौर में पीपल्स पार्टी से भी तलवार ली गई, तीर पे इलेक्शन लड़ लिया, फर्क नहीं पड़ा। तो इज इट अ बिग टॉकिंग पॉइंट के इससे कुछ बड़ा चेंज हो जाएगा इलेक्शन के अंदर? सर, मकसद ये नहीं है कि किसी का निशान लिया जाए या ना लिया जाए। मकसद ये है कि क्या वो कानून और आइन की मंशा के मुताबिक है। ये हर कुछ साल बाद हमें किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो निशान लेना पड़ता है, इसको हम क्यों ना कानून के और उसके दायरे में ले आए। अगर पीपल्स पार्टी का लिया गया था तो वो भी गलत लिया गया था, ठीक है। अच्छा। क्योंकि केस के फैक्ट्स डिफरेंट थे, उसमें एक इशू डिफरेंट था, उसको आप फिर किसी हद तक जस्टिफाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर ये कहना कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तियां हैं, देयरफॉर हम आपको बैट का निशान नहीं देंगे, तो ये कल को बेशक सोशल मीडिया पर आ जाए। और एक और बड़ा एंगल है जो देखने वाला है, ये जो इलेक्शन है, इस तरह जब आपको याद हो एक कमीशन बनाया गया था, जब खान साहब कहते थे कि जनाब हल्के में 4 हल्कों में ये मसला हुआ है, तो उस टाइम पर कमीशन ने एक अपनी फाइंडिंग दी थी कि इस स्केल पर नहीं हुई इरेगुलरिटीज के इलेक्शन को कॉल किया जाए। इसी तरह यहाँ पर अगर वो अवाम की नुमाइंदगी नहीं करेगा इलेक्शन, या अवाम की जो उमंगे हैं या अवाम की जो तर्जमानी है उमंगों की वो नहीं होगी थ्रू द इलेक्टोरल प्रोसेस, इसका मतलब ये है कि वो इलेक्शन जो है उसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, उसकी मॉरल सैंक्टिटी नहीं रह जाती। लेकिन सर, ये जिस तरह से अब डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन जो है उनका आर्ग्यूमेंट वो भी प्रेसिडेंट कोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एमक्यूएम का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था उसमें इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हमें एम्पावर किया है कि हम इलेक्शन के जो इंट्रा पार्टी जो अफेयर्स हैं उनको देख सकते हैं, ये लीगल हमारा फ्रेमवर्क है, उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। देखिए जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो फ्रॉम टाइम टू टाइम इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है वो इतनी चेंज करती है और इतनी अपसर्ड हो जाती है टाइम्स, उस पर मैं चूंकि अब आईनी इदारा उस पर इस तरह कॉमेंट्स नहीं करना चाहता सख्त, लेकिन आपके सामने है उन्हीं के वकील साहब जो है वो पिछले चीफ जस्टिस साहब के पास पेश होकर ये कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो करवाए नहीं जा सकते, उनमें ये प्रॉब्लम है। सडनली वो एक नए चीफ जस्टिस साहब के पास पेश होते हैं और वही अपना जो है 180 डिग्री चेंज कर लेते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी अपने रोल को बड़ी बहुत तरीके से देखना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान में कभी भी आप ट्रू इलेक्शन नहीं करवा सकते। सही। आपको पाकिस्तान में सब आइडियल सिचुएशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बड़ी मौका मिला है, उनको कोई इंटरफेरेंस नहीं है एक्सटर्नल, तो वो बिल्कुल कोशिश करें कि सही तरह करवाए जाए। बाकी टेक्निकलिटीज पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको मैं एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ कि आपने पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस किया, सही, या पीटीआई पर आपने जो उनकी फंडिंग का केस है उठाया, उसके साथ साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का जो केस है वो आज तक पड़ा हुआ है, उस पर किसी ने काम ही नहीं किया। मैं तो समझता हूँ पर इसी बुनियादों पर
किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दें। सही, मतलब सिंगल आउट किया जा रहा है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये भी कह रहे हैं अहमद साहब कि 5 साल में तहरीक इंसाफ नहीं करा पाई इंतखाब, ये फेलियर है उनका, उसके बाद भी करवाया, इस पर भी एतराज़ है हमें। तो आपको क्या लगता है इसमें कोई टेक्निकल जस्टिफिकेशन नहीं है, ये सिर्फ मैलाफाइडी इंटेंशन है? इज दैट व्हाट यू सेइंग? इस स्टेज पर तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हों पीटीआई के और फिर भी इंतखाब हो जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो पसंद नहीं आएंगे। जिस तरह के किसी दौर में पीएमएलएन के पसंद नहीं आते थे, कभी पीपीपी के नहीं आते थे, इस टाइम पर प्रॉब्लम ये है कि वो तो इलेक्शन चाहे जिधर मर्जी जाके करा ले, या 5 साल वाला जो अगर उनका आर्गुमेंट है वो किसी हद तक मैं उससे एग्री करता हूँ, वैलिड है, होने चाहिए थे, इलेक्शन नहीं हुए। बट ये एक इसके गाव में आप एक चीज को स्ट्राइक आउट कर दें उसका तो फायदा ही कोई नहीं। ये तो इस टाइम वो क्या कहते हैं मैं ना मानू वाली पॉलिसी है, दे विल नेवर एक्सेप्ट दिस। अच्छा, कोई लीगैलिटी नहीं है इसकी, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं है। अब वो आप टेक्निकलिटी पर तो फिर देखिए जी, अल्लाह माफ करे, इस मुल्क में जो आज केस लगा हुआ था शहीद जुल्फिकार भुट्टो साहब का, वो भी टेक्निकलिटी पर ही वाज सेंट बिहाइंड बार्स, तो वही टेक्निकलिटीज हम भुगत रहे हैं। तो ये काम मेरा नहीं ख्याल इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, वरना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की साख जो है बड़ी बुरी तरह मुतासर होगी। अहमद साहब, जरा व्यूअर्स को समझाने के लिए, इस केस के अंदर क्या बल्ले का निशान एट स्टेक है या फिर तहरीक इंसाफ ही एट स्टेक है कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेती है या नहीं? सर अगर तो इंटर पार्टी इलेक्शन ही नहीं हुए तो फिर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पावर्स हैं, निशान की एक ऑप्शन है। निशान चूंकि एक और ग्राउंड पर भी उनका इशू है, जिस पर चल रहा है, बट बाकी वो सैंक्शन कर सकते हैं या उनको ऑल टुगेदर रोक सकते हैं इलेक्शन पार्टिसिपेट करने से, क्योंकि आपने एक बुनियादी जो जुज है उसको फॉलो नहीं किया हुआ। लेकिन वंस अगेन वही वाली बात है कि अगर मैं अब आपको एक छोटी सी और एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारी टैक्स रिटर्न में कॉलम होता है कि आपने अपना फर्नीचर डिक्लेयर करना है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आप टैक्स रिटर्न निकलवा लीजिए पाकिस्तान में, मैं कहता हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की निकलवा लीजिए, आई एम वेरी श्योर कि उसमें आपकी जो फर्नीचर है वो नहीं डिक्लेयर हुआ होगा। तो क्या उसकी बेसिस पर उनको हम नाअहल कर दें? ये बहुत एक्सट्रीम बातें हैं। ये जो मकसद है सारी जूरिस्प्रूडेंस इस तरफ है कि आपने फैसिलिटेट करना है, सही, इस चीज पर नहीं है कि आपने लोगों को पिनलाइज करना है या सैंक्शन करना है। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को आपने एक जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहा जाता है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसिलिटेट करे इलेक्शन, ठीक है, इंस्टेड कि किसी को सजा दी जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद मंसूरा साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना यही था कि तासुर ये मिलता है कि सिंगल आउट किया जा रहा है पीटीआई को, और अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड को इंश्योर करना है तो तमाम पार्टीज़ के साथ एक ही रवैया होना चाहिए। ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, और ब्रेक से वापस आकर डेरा इस्माइल खान में जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया उसको डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। डेरा इस्माइल खान के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पर दहशतगर्दी का जो हमला सामने आया है गुज़श्ता रात के बाद 23 एहलकारों की जान गई है इस हमले में, और बताया यह जा रहा है कि मुख्तलिफ जो ऑपरेशंस हैं इसमें 27 दहशतगर्द भी मारे गए हैं। तशवीशनाक चीज़ ये है कि दहशतगर्दी के जो हमले हैं इनमें इजाफा हो रहा है, और एक बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान के लिए कि ट्रेंड और जो प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं उनकी भी जानें इस तरह के वाक़यात में जा रही हैं। इसी पर हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ दिफाई तजिया निगार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद हैं। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, डेरा इस्माइल खान में ये अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया है, क्या लगता है आपको कि इसके जो इसकी कड़ी है या फिर इसकी वजूहात हैं, या कौन सी ऐसी आउटफिट्स हैं जो रिपीटेडली इस तरह के अटैक्स को कंडक्ट कर रही हैं? देखिए, ये तो बड़ी क्लियर बात है, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म, और फिर मुसल्लह अफवाज ने, चीफ आर्मी साहब ने, सब ने तहैया किया हुआ कि हमने ये मुल्क से अल्टीमेटली इसको ख़त्म करना, और अगर हमें कुर्बानी देनी पड़ती है हम देंगे, लेकिन जितनी कुर्बानी देंगे उतना हमारा अज़्म बढ़ेगा कि हम इनको और हमने ख़त्म करना। और जिस तरीके से ये अभी टेररिस्ट और पीछे 2-3 महीने में बढ़ गए हैं हमले, आपने देखा होगा कि हम क्योंकि गैर मुल्की तारकीन वतन को भी निकालना चाह रहे हैं, फिर टीटीपी के बदले वेपन एमुनिशन है, इस तरह BLF को फिर इंडियन की तरफ सपोर्ट आ रही है सब लोगों को अफगानिस्तान के थ्रू, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और ये बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया गया था, लेकिन क्योंकि एक बरूद से बड़ी गाड़ी ने आके हमारी पोस्ट को जो हमारा धमाका किया वहां पर, जिसकी वजह से वहां की छत कोलैप्स कर गई। और जल्दी से लोग उस वक्त रेस्ट, बाकी ड्यूटी पे जो होते हैं इसके अलावा रेस्ट कर रहे थे, वो छत उनके ऊपर करिए, इससे हमारा ये जानी नुकसान हुआ है। लेकिन उसके बदले में हमने 27 दहशतगर्दों को मारे, 2-3 ऑपरेशन किए हैं इंटेलिजेंस, और इस पर कोई कमी भी नहीं करेंगे, बल्कि अब हमारा अज़्म और बढ़ते हैं। हमारे जो नौजवानों का अज़्म बढ़ता है कि हमारे लोग शहीद हुए हैं, हमने उनसे बदला लेना और उन्हें सैनिटेशन कमा पूरे करने। लेकिन वजह यही है
कि आपके सामने इतने ज्यादा हमारे पास अफगान रिफ्यूजीज हैं, इन्हीं के अंदर वहाँ बहुत ज्यादा टेररिस्ट हैं जो ये छुपते भी हैं, फिर प्रोटेक्शन इनको होती है, ये यहाँ पर सुसाइड सारे इनको मवाद प्रोवाइड किए जाते ये जाके करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया कि तमाम तारकीन वतन जिस मुल्क में हम वापस करेंगे और ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता कि तारकीन वतन आए और पूरे मुल्क में फैल जाए। उसके बाद जो 1.4 मिलियन है अफगान रिफ्यूजीज हैं उनको तो हमने जो रजिस्टर्ड है उनको हमने कभी टच नहीं किया। सही, हम बाकी और हम मेरी यही दरख्वास्त है हुकूमत पाकिस्तान से कि जिनके पास अब रेजिडेंट कार्ड हैं या अफगान सिटीजनशिप कार्ड हैं, एवरीबडी हैज टू गो बैक, दे रिमेन फॉरेनर्स। अफगान फॉरेनर्स आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, सही, even Pashtuns, but they are from other country. Pakistani Pashtuns are Pakistanis, so they have to stay in Pakistan. एक तो ये है। सेकंड, ये जो मनफी प्रोपेगेंडा है इसका मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये हमें सोचना चाहिए कि तो मुल्क से हम क्या दुश्मन की बातों में खेल रहे हैं। इंडिया देख के शादाना बजा रहे हैं, किस तरह से खुश हो रहे हैं, और क्या हम अपने जो सोशल मीडिया पे जो बाकी चीजें मीडिया पे चल रही हैं क्या चलनी चाहिए। हम इंडिया में कभी ऐसी बातें हुई हैं, उन्होंने कितना उनके फौजी मारे गए हैं, उन्होंने पूरा ब्लेम पाकिस्तान पे डाल दिया। डू वी टॉक अबाउट इंडिया की इंडिया ये कर रहे हैं, ये रॉ कर रही है, ये चीजें हमें देखिए। और सेकंड, इसमें ये नैरेटिव, दुश्मन के नैरेटिव को हमने प्रमोट नहीं करना, इसको डिफीट करना है। सही, नैरेटिव मुसल्लह फौज में एक गुमारा करो, दरार डालो, फौज को कमजोर करो, खुदा न खास्ता पाकिस्तान नुकसान करो, इसमें हम सब ने मिलकर इस नैरेटिव को डिफीट करें। हारिस साहब, ये जो इलेक्शन के हवाले से JUI की लीडरशिप मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं हालात साजगार नहीं हैं, आपको लगता है इस तरह के वाक़यात जब हो रहे हैं इलेक्शन से पहले, तो जो इलेक्शन का आर्ग्यूमेंट कुछ लोग करते हैं वो इन वाक़यात को कोट भी करते हैं और कहते हैं कि मुश्किल हो सकता है पीसफुली इलेक्शन कंडक्ट करवाना, आपको लगता है कि इतना मेजर प्रॉब्लम है कि इलेक्शन की एक्सरसाइज बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में कुछ इम्पेडिमेंट्स आ सकते हैं उसमें भी? देखिए, ज्यादा बलूचिस्तान और KPK में बात की जा रही है, वेदर एक्सट्रीम है, फिर ये हालात है, अभी जब इलेक्शन हो तो प्रॉपर तरीके से आप जाएं, कैंपेन करें, जलसे करें, कॉर्नर मीटिंग करें, लोगों को कन्विंस करें, वो बात होती है। लेकिन देखिए, निगरान सेटअप में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ये एक ही है कि हमने जिस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो डेट देकर करने की हमने अपनी तैयारी कर ली हुई है, हमें शेड्यूल होगा एंड वी विल प्लान इलेक्शन ए वेरी फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट, जो हमारा तैयार किया हुआ है वो हम जरूर करें। लेकिन इम्पेडिमेंट्स हैं, देखना ये कि इसमें हम पूरी कौम मिलके इस नैरेटिव को कैसे डिफीट करते हैं ताकि हम मुल्क में पीसफुल, फेयर, फ्री इलेक्शन करवा सकें। अगर हमने इसी दुश्मन को खुश किया, उसकी बातें सुन के उसके ट्रोलिंग की और नुसरत में बात की, तो इससे और हालात खराब होंगे। हमें ये समझने की जरूरत है पॉलिटिकल पार्टीज को भी यकजा होना चाहिए इस मौके के ऊपर। नेशनल इशू पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान के तमाम अवाम, मुसल्लह फौज, एवरीबॉडी हैज टू बी ऑन वन पेज। That is, defeat enemy narrative, eliminate terrorism from Pakistan, and protect the life and safety, life and property of people of Pakistan. लेकिन हारिस साहब, इस पे किस पॉलिटिकल पार्टी को एतराज हो सकता है? फिलहाल तो आपको लगता नहीं है कि इन इश्यूज के ऊपर तो कंसेंसस मौजूद है किसी हद तक? जी बिल्कुल है, लेकिन स्टिल आपने देखा कुछ पार्टी ने कहा कि ये गैर मुल्की तारके वतन को भी नहीं भेजना चाहिए, यही करके आए हैं। हारिस साहब, वैसे उस पे जरदारी साहब ने ये गुफ्तगू की है कि वो इसीलिए कि उनके वोटर्स उसमें से थे, इसीलिए वो ये बात कर रहे हैं, आप अग्री करते हैं? मेरे ख्याल में मैं बेसिकली कहता हूँ इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एवरीबॉडी शुड गो 50%, 60%। पाकिस्तान में टेररिज्म, पाकिस्तान में स्ट्रीट क्राइम, पाकिस्तान में मुनशियात का ड्रग, एवरीथिंग विल फिनिश। सिंध में मैंने देख लिया, भी 3-4 महीने हो गए हैं। आई एम वेरी क्लियर। इसलिए इसके ऊपर पूरी कौम को खड़ा होकर यकजुबान होना चाहिए कि तारकिन वतन दे हैव टू अल्टीमेटली गो बैक टू देयर कंट्रीज। पाकिस्तान पाकिस्तानियों के लिए यस वीजे पर आए, मेहमान बने, कुछ के लिए अब वापस चले जाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जो पाकिस्तान में डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, उसके हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। जिस तरह से पहले प्रोग्राम में डिस्कशन हुई कि 73% इजाफा हुआ है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में जब से अफ़गान तालिबान की हुकूमत अफ़गानिस्तान में आई है, तो हारिस नवाज साहब का कहना भी यही था और पॉपुलर ओपिनियन भी यही है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी है
इस पर नज़रसानी की ज़रूरत है ताकि इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़यात जिसमें एक मैसिव लॉस होता है पाकिस्तान के सिक्योरिटी अपरेटस का, इसको रोका जा सके और साथ साथ एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसमें क्लैरिटी हो और ये डिटर्मिन किया जाए कि आया जो हमारे सिक्योरिटी गोल्स हैं उसको इंश्योर किया जा रहा है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कर्टेल किया जा रहा है। प्रोग्राम आपने देखा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।